नमस्कार। संचार श्रृंखला की इस 12वीं व्याख्यात्मक प्रस्तुति में सभी का हृदय से स्वागत है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, फिर भी अक्सर इसे अनदेखा कर दिया जाता है। यह विषय है श्रवण कौशल अर्थात लिसनिंग स्किल्स। अक्सर बोलने की कला पर तो बहुत ध्यान दिया जाता है ना, कि कैसे बोलें, क्या बोलें, लेकिन प्रभावी संचार का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे हम अक्सर पीछे छोड़ देते हैं, और वो है ध्यान से सुनना। आज विभिन्न अकादमिक शोध और स्रोत सामग्रियों के माध्यम से इसी कौशल को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के इस रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही रोचक प्रश्न सामने आता है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। क्या वास्तव में श्रवण हो रहा है, यानी क्या ध्यान से सुना जा रहा है या केवल ध्वनि कानों तक पहुंच रही है? हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर कोई आवाज हमारे कानों में पड़ रही है तो हम सुन रहे हैं, किंतु क्या ऐसा सच में है? ये धारणा संचार की वास्तविक समझ को पूरी तरह चुनौती देती है। सोचने वाली बात यह है कि क्या वास्तव में वक्ता के संदेश के साथ सक्रिय रूप से जुड़ाव हो रहा है या केवल ध्वनि तरंगों को शारीरिक रूप से ग्रहण किया जा रहा है। यही वो मुख्य अंतर है जो एक साधारण बातचीत को उत्कृष्ट और प्रभावी संचार में बदल देता है। इस पूरी चर्चा को सुव्यवस्थित रूप से समझने के लिए आइए आज की रूपरेखा पर एक त्वरित दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ध्वनि ग्रहण करने और श्रवण के बीच क्या अंतर है। फिर जानेंगे श्रवण प्रक्रिया के मुख्य चरण। उसके बाद चर्चा करेंगे कि सक्रिय श्रवण आखिर क्या है। फिर जीवन में श्रवण का महत्व, श्रवण में होने वाली सामान्य त्रुटियां और अंततः श्रवण कौशल में सुधार के कुछ बहुत ही उपयोगी उपाय। तो आइए अपने पहले खंड की ओर बढ़ते हैं, जो है ध्वनि ग्रहण करने और वास्तविक श्रवण के बीच का अंतर। संचार की हमारी जो बुनियादी समझ होती है वो अक्सर इन दो पूर्णता भिन्न क्रियाओं को आपस में मिला देती है। इसे स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, हियरिंग यानी केवल ध्वनि ग्रहण करना एक पूर्णता शारीरिक, स्वचालित और निष्क्रिय प्रक्रिया है। ये तब होती है जब कोई आवाज बिना किसी विशेष प्रयास के हमारे कानों से टकराती है। इसके विपरीत लिसनिंग या श्रवण एक मानसिक, भावनात्मक और बहुत ही सक्रिय प्रक्रिया है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कक्षा में शिक्षक की आवाज सुनाई दे रही है, किंतु मस्तिष्क में विचार किसी और ही विषय पर चल रहे हैं, तो वह केवल ध्वनि ग्रहण करना हुआ। वास्तविक श्रवण के लिए गहरी एकाग्रता, सचेत ध्यान और संदेश की उचित व्याख्या की आवश्यकता होती है। ये कोई स्वचालित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक अत्यंत सचेत प्रयास है। इस संदर्भ में रॉजर्स और किनकेड के विचार इस अवधारणा को बहुत ही शानदार ढंग से स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भाग लेने वाले आपसी समझ तक पहुंचने के लिए जानकारी का निर्माण और साझाकरण करते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि संचार केवल संदेश भेजने पर निर्भर नहीं करता। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि प्राप्तकर्ता इसे किस प्रकार सुनता है, इसकी क्या व्याख्या करता है और कैसी प्रतिक्रिया देता है। यदि श्रोता की सक्रिय भागीदारी न हो तो संचार का चक्र हमेशा अपूर्ण ही रह जाता है। अब हम इस चर्चा के दूसरे खंड में प्रवेश करते हैं, श्रवण प्रक्रिया के मुख्य चरण। आइए उन अदृश्य मनोवैज्ञानिक चक्रों को समझें जो ध्वनि को अर्थ में बदलते हैं। जोसेफ डेविटो का संचार मॉडल श्रवण को 6 मुख्य और क्रमबद्ध चरणों में विभाजित करता है: प्राप्त करना, ध्यान देना, समझना, याद रखना, मूल्यांकन करना और अंत में प्रतिक्रिया देना। इन मनोवैज्ञानिक चरणों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वे चरण हैं जो मात्र एक ध्वनि को वास्तविक अर्थ में परिवर्तित करते हैं। यह एक मशीन के पहियों की तरह है। यदि इन 6 चरणों में से एक भी चरण विफल हो जाता है तो संचार की पूरी प्रक्रिया वहीं भंग हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई संदेश प्राप्त कर लिया गया है, उस पर ध्यान भी दिया गया है, किंतु उसे ठीक से समझा नहीं गया है, अर्थात वक्ता के दृष्टिकोण को ग्रहण नहीं किया गया है, तो इसके बाद दी गई कोई भी प्रतिक्रिया पूरी तरह से अनुचित और अप्रासंगिक ही होगी। इस विषय को और अधिक अकादमिक भार प्रदान करता है जूडी ब्राउनेल का ये कथन। वे स्पष्ट करती हैं कि श्रवण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें ध्वनि ग्रहण करना, समझना, याद रखना, व्याख्या करना, मूल्यांकन करना और प्रतिक्रिया देना शामिल है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि एक उत्कृष्ट श्रोता होना कोई जन्मजात गुण नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा कौशल है जिसे निरंतर अभ्यास से सीखा जाना चाहिए।
ये कौशल हमें स्वतः प्राप्त नहीं होता। इसके लिए अत्यंत सक्रिय, अनुशासित और बहुआयामी प्रयास की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं खंड 3 की ओर। ये सक्रिय श्रवण या एक्टिव लिसनिंग आखिर क्या है? प्रभावी पारस्परिक संचार का अंतिम और सबसे उच्च लक्ष्य सक्रिय श्रवण को ही माना जाता है। इसकी कुछ बहुत ही प्रमुख विशेषताएं हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। पूर्ण ध्यान देना, सहानुभूति और सम्मान प्रदर्शित करना, पैराफ्रेजिंग अर्थात वक्ता की बात को अपने शब्दों में दोहराना, प्रासंगिक प्रश्न पूछना और उचित शाब्दिक या गैर शाब्दिक प्रतिक्रिया देना। कार्ल रॉजर्स के सिद्धांतों के अनुसार जब भी किसी संवाद में पूर्ण ध्यान और सहानुभूति होती है तो ये गहरा विश्वास निर्मित करता है। विशेषकर ये जो पैराफ्रेजिंग की तकनीक है, ये अत्यंत प्रभावी है। जब कोई व्यक्ति व्यथित होता है तो उसे तुरंत परामर्श या सलाह देने के स्थान पर सहानुभूति से उसकी बात को दोहराना उसे ये अनुभव कराता है कि उसे वास्तव में सुना और समझा जा रहा है। यह विश्वास बनाने का एक बहुत बड़ा साधन है। अब इस तालिका पर दृष्टि डालिए। उद्देश्य और वातावरण के आधार पर श्रवण के कई प्रकार होते हैं, जैसे सूचनात्मक श्रवण, जो तथ्यों और निर्देशों को समझने के लिए होता है, जैसे हम कक्षाओं या प्रशिक्षण सत्रों में देखते हैं। दूसरा है आलोचनात्मक श्रवण, जो तर्कों के मूल्यांकन के लिए होता है, जैसे किसी वाद विवाद या राजनीतिक भाषण में। तीसरा सहानुभूतिपूर्ण श्रवण, जो भावनाओं को गहराई से समझने के लिए होता है। इसे हम परामर्श या मित्रता में देखते हैं। और अंततः प्रशंसात्मक श्रवण, जो केवल आनंद के लिए होता है, जैसे संगीत या कोई कहानी सुनना। वर्थिंगटन और फिचहाउजर के शोध से यह सिद्ध होता है कि सबसे प्रभावी श्रोता वही है जो अपने आसपास के वातावरण और आवश्यकता को पहचानकर अपनी श्रवण शैली को तुरंत अनुकूलित कर लेता है। इस अकादमिक सिद्धांत से निकलकर अब हम खंड 4 पर आते हैं, जहां हम जानेंगे कि वास्तविक जीवन में श्रवण का क्या महत्व है, ये इतना आवश्यक क्यों है। हमारे जीवन के विभिन्न श्रेष्ठों में श्रवण का प्रभाव अत्यंत गहरा और दूरगामी होता है। यदि एकेडमिक सिद्धांत को वास्तविक जीवन से जोड़कर देखा जाए तो निकोल्स और स्टीवंस का शोध स्पष्ट करता है कि शिक्षा में सीखने की कई विफलताएं केवल इसी कारण होती हैं क्योंकि विद्यार्थी ध्यान से सुनते नहीं हैं। शिक्षा में यह एक सुदृढ़ द्विमार्गी संचार स्थापित करता है। व्यावसायिक जीवन में टीम वर्क और नेतृत्व पूरी तरह से इसी कौशल पर निर्भर हैं। सोचिए, एक प्रबंधक केवल अपने कर्मचारियों की चिंताओं को ध्यान से सुनकर ही किसी बड़े संकट को उत्पन्न होने से रोक सकता है। और व्यक्तिगत जीवन में तो यह भावनात्मक निकटता, देखभाल और आपसी समझ का मुख्य आधार है ही। आप महत्वपूर्ण हैं। डेविटो के इस सिद्धांत को समझना हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। श्रवण का प्रभाव न केवल संदेश की सामग्री पर पड़ता है, बल्कि दो व्यक्तियों के बीच के संबंधों पर भी अत्यधिक पड़ता है। जब किसी को पूरे ध्यान और सचेत अवस्था में सुना जाता है तो यह वक्ता के प्रति असीम सम्मान का संकेत भेजता है। यह मौन रहकर भी स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देता है कि वक्ता के विचार, उनकी भावनाएं और उनका अस्तित्व अत्यंत मायने रखता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। खंड 5 में हम उस संघर्ष की ओर बढ़ेंगे जो हमारे दैनिक संचार को बाधित करता है। आइए देखते हैं श्रवण में होने वाली सामान्य त्रुटियां। तो ये हैं संचार के सबसे बड़े शत्रु जो हमारी बातचीत को भीतर ही भीतर खोखला कर देते हैं। वक्ता को बीच में टोकना, चयनात्मक श्रवण अर्थात केवल वही सुनना जो स्वयं के लिए अनुकूल हो, संदेश का पहले से ही अनुमान लगा लेना और सुनने के बजाय अपना उत्तर तैयार करने में लगे रहना। एडलर, रोजनफेल्ड और प्रॉक्टर के सिद्धांत इन त्रुटियों को बहुत ही विस्तार से समझाते हैं। उदाहरण के रूप में कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई कर्मचारी किसी बैठक में केवल असुविधा से बचने के लिए झूठी सहमति दे देता है, जबकि उसने निर्देशों को ठीक से सुना या समझा ही नहीं होता। ये त्रुटि बाद में अत्यंत गंभीर व्यावसायिक समस्याएं उत्पन्न करती है जो हम सबने कभी न कभी अनुभव की होंगी। इन व्यक्तिगत त्रुटियों के अतिरिक्त संचार में कई ठोस बाधाएं भी होती हैं, जैसे भौतिक बाधाएं, शोर या दूरी, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, तनाव, क्रोध या ऊब, अर्थ संबंधी बाधाएं जहां शब्द अस्पष्ट हों, या सांस्कृतिक बाधाएं। और आज के समय की सबसे बड़ी बाधा तकनीकी। शैनन और वीवर के शोर या नॉइज के सिद्धांत को यहां स्पष्ट देखा जा सकता है। विशेष रूप से आज के डिजिटल युग में आभासी बैठकों या वर्चुअल मीटिंग्स में लोग कैमरे के सामने उपस्थित होने का भ्रम तो पैदा करते हैं, किंतु डिजिटल मल्टीटास्किंग के कारण वे गुप्त रूप से कहीं और व्यस्त होते हैं। ये एक अत्यंत गंभीर आधुनिक बाधा है जो हमारे सक्रिय श्रवण को पूरी तरह नष्ट कर देती है। इस संदर्भ में डेविड के बर्लो का यह कथन अत्यंत प्रासंगिक है।
वे कहते हैं, संचार कौशल, दृष्टिकोण, ज्ञान, सामाजिक प्रणालियों और संस्कृति से प्रभावित होता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारी व्यक्तिगत सोच, पूर्व धारणाएं और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हर उस ध्वनि को छानने या फिल्टर करने का कार्य करती है जो कानों तक पहुंचती है। श्रोता हमेशा वक्ता के संदेश की व्याख्या अपने स्वयं के अनुभवों के आधार पर ही करते हैं। यही कारण है कि संचार के दौरान सक्रिय और पूर्ण जागरूकता होना अनिवार्य है, ताकि हम इन छिपे हुए फिल्टर्स के नकारात्मक प्रभाव को पहचान कर उन्हें कम कर सकें। और अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण खंड पर, श्रवण कौशल में सुधार के उपाय। संचार आदतों को पूरी तरह से सकारात्मक रूप में बदलने के लिए हमारे पास सफलता की ये 7 सुदृढ़ रणनीतियां हैं। पहला, अपना पूर्ण ध्यान दें, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से उपस्थित रहें। दूसरा, वक्ता को बिना टोके अपनी बात पूरी करने का अवसर दें। तीसरा, जहां भी अस्पष्टता हो उसे दूर करने के लिए प्रासंगिक प्रश्न अवश्य पूछें। चौथा, अपनी समझ को सुनिश्चित करने के लिए बात को अपने शब्दों में दोहराएं। पांचवां, केवल तथ्यों पर नहीं बल्कि उनके पीछे छिपी भावनाओं को भी सुनने का प्रयास करें। छठा, अपनी रक्षात्मक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखें, विशेषकर जब कोई विवाद हो। और सातवां, हमेशा उचित और सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। इन उपायों को अपनाकर संचार को अत्यंत सशक्त बनाया जा सकता है। बस याद रखें, इन सबके लिए निरंतर धैर्य का अभ्यास करना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम इस संपूर्ण दर्शन का सारांश निकालें तो वो यह है कि उत्कृष्ट श्रवण कोई साधारण कार्य नहीं है। ये एक ऐसा कार्य है जो अत्यंत सम्मान और अनुशासन की मांग करता है। इसमें समय लगता है, ऊर्जा लगती है, विशेषकर तब जब विषय भावनात्मक रूप से संवेदनशील या अत्यंत जटिल हो। श्रवण कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, बल्कि एक अत्यंत अनुशासित, सचेत और सक्रिय अवस्था है जो सबसे गहरे मानवीय संबंधों का निर्माण करती है। इस व्याख्यात्मक प्रस्तुति के अंत में आइए एक अत्यंत विचारोत्तेजक प्रश्न पर मनन करें। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ इतनी तीव्रता से बोला जाता है, जहां हर कोई अपनी बात कहने के लिए आतुर है, क्या वास्तव में श्रवण कौशल के माध्यम से विश्वास का निर्माण किया जा रहा है? इस पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि समस्त मानवीय संबंध और समाज की नींव अंततः इसी एक कौशल पर निर्भर करती है। यदि स्रोत सामग्री का यह विश्लेषण और यह प्रस्तुति ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें, इसे मित्रों के साथ शेयर करें और भविष्य में संचार कौशल पर ऐसी ही उत्कृष्ट विश्लेषणात्मक सामग्री प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रस्तुति से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।